बिहार में रामपुर नाम के एक गांव में शिवराज अपनी पत्नी कल्पना के साथ रहता था। वैसे तो शिवराज और कल्पना बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहा करते थे, क्योंकि शिवराज और कल्पना की कोई संतान नहीं थी। शिवराज और कल्पना बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवराज अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा था। तभी उसे अपनी गाड़ी के बाहर रास्ते पर एक बुढ़िया दिखाई देती है, जो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। शिवराज उसे उठाकर अपने घर में ले आता है, जिसके बाद कल्पना उस बुढ़िया का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, जिस वजह से वो बुढ़िया कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। शिवराज उस बुढ़िया से कहता है, माँ जी, कुछ दिनों पहले आप मेरी गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया था। अब आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ रहती हैं? मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ छोड़ आऊँगा। बेटा, अब मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा कोई घर नहीं है, तो तुम मुझे कहीं भी छोड़ आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। घर में कोई बड़ा होगा तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद वो बुढ़िया उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगती है। फिर एक दिन जब शिवराज और कल्पना अपनी संतान न होने का दुख जता रहे थे, तभी वो बुढ़िया उनकी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर एक काढ़ा बनाकर लाती है और उसे ले जाकर कल्पना को पिला देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन कल्पना अपनी गर्भवती होने की खबर सबको देती है। कल्पना के मुंह से ये खबर सुनकर शिवराज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और कल्पना 2 बहुत ही प्यारी बच्चियों को जन्म देती है। एक बच्ची के सुनहरे रंग के बाल थे और दूसरी के चांदी के रंग के थे। अरे, ये दोनों तो कितनी प्यारी है, और सबसे ज्यादा प्यारी तो हमारी ये सुनहरे बालों वाली बच्ची है। मैं इसका नाम सोनल रखूंगा और अपनी दूसरी बच्ची का नाम परी। इसी तरह समय बीतता है। सोनल और परी अब 8 साल की हो जाती हैं। सोनल अपने सुनहरे बालों की वजह से दिखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई उससे ज्यादा प्यार करता था और उसकी मांगे जल्दी ही पूरी हो जाती थी। एक दिन सोनल अपने पिता के पास बैठी हुई थी। तभी सोनल कहती है, पापा, मुझे मेरे बालों पर खिलता हुआ एक पिंक कलर का गाउन चाहिए, जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। ऐसा गाउन जो किसी के पास ना हो। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गाउन लेकर आऊंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और वैसा गाउन किसी के पास भी नहीं होगा। वहीं पर खड़ी परी ये सब कुछ देख रही थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता उससे ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी और अपने अंदर ही खुश रहती थी। फिर एक दिन सोनल, परी और कल्पना टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी सोनल के हाथ से चाय उसके गाउन पर गिर जाती है। ये वही पिंक कलर का गाउन था जिसकी मांग सोनल ने अपने पिता से की थी। अरे, ये क्या हो गया? ये चाय तो मेरे गाउन पर गिर गई। ये तो मेरा फेवरेट गाउन है। उसी वक्त परी भी वहीं बैठकर फोन चला रही होती है। तभी उसे अपने फोन में कुछ फनी चीज दिखाई देती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन सोनल को लगता है कि परी उसका गाउन खराब होने पर हंस रही है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कल्पना परी को डांटते हुए कहती है,
ये बहुत ही गलत बात है परी। तुम्हारी बहन का गाउन खराब हो गया और तुम उस पर हंस रही हो। पर माँ, मैं तो अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। बेचारी परी बिना किसी गलती के भी डांट खाकर अपने कमरे में चली जाती है। पर ऐसा अक्सर ही होता रहता था, इसलिए अब परी किसी से ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, न ही लोगों से ज्यादा घुलती मिलती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं और कॉलेज जाने लगती हैं। कॉलेज में सभी सोनल के दोस्त बनना चाहते थे। आखिर सोनल अपने बालों के कारण दिखती ही इतनी सुंदर थी। परी और सोनल की कॉलेज में विनोद नाम का एक लड़का भी पढ़ता था, जो कि सोनल को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन सोनल जानती थी कि विनोद गलत तरह के काम करता है, इसलिए वो कभी भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। तभी एक दिन विनोद अचानक से सोनल का हाथ पकड़ लेता है और वह सोनल उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उस समय तो विनोद खून का घूंट पीकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोनल से बदला लेने की ठान लेता है। फिर वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन शिवराज अपने घर में था, तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त का कॉल आता है और वो शिवराज को अपने परिवार के साथ अपने घर बुलाता है। शिवराज अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। वो लोग खूब बातें करते हैं। तभी शिवराज का दोस्त बोलता है, अरे शिवराज, तू जानता है आज यहाँ बहुत ही बड़ा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है और यहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं और सेंट्रल सिटी में भी बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया है। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारा परिवार हमारे साथ चले, हम वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। तभी परी बोल पड़ती है, अंकल आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो बेटा। अंकल, मुझे भीड़ भाड़ या इवेंट पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर और शांत पहाड़ी है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। ठीक है परी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग इवेंट में जाकर एंजॉय करेंगे। वैसे मेरा बेटा भी इसी तरह का है, उसे भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और इन सब चीजों से वो दूर ही रहता है। चलो कोई नहीं, हम लोग तो चलते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से शिवराज के दोस्त का बेटा आरव गुजरता है। आरव को देखकर सोनल मनमोहित हो जाती है, क्योंकि आरव दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। फिर सभी लोग इवेंट में चले जाते हैं, लेकिन परी वहाँ की पहाड़ियों में जाकर पेंटिंग करने लगती है। वो पेंटिंग कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शिवराज के दोस्त का बेटा आरव आ जाता है। आरव परी को पहचान लेता है और कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिवराज अंकल की बेटी परी है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप सबके साथ इवेंट में नहीं गई क्या? नहीं, असल में मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मुझे नेचर के साथ रहना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है। मुझे ये शांति बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे आप क्यों नहीं गए? आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। मुझे भी भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं गया। चलिए कोई नहीं, अब हम दोनों यहाँ पर मिल ही गए हैं तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसी तरह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों की पसंद भी बिल्कुल एक जैसी ही थी, इसलिए दोनों की झट से दोस्ती हो जाती है। और जितने दिन वो लोग यहाँ रहते हैं, आरव और परी आपस में मिलते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शिवराज वापस अपने परिवार के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद सोनल अपने पिता से कहती है, पापा मुझे आरव बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
अरे वाह बेटी, तुम्हारी पसंद तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। इसके बाद शिवराज अपने दोस्त से बात करता है और शिवराज का दोस्त अपने बेटे से बात करता है। पर आरव को लगता है कि उसकी शादी परी से होने वाली है, पर उसकी शादी तो सोनल से तय हो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है। फिर शादी को एक ही दिन बचता है। तभी विनोद को पता चलता है कि सोनल की शादी होने वाली है और वो बदला लेने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सोनल के कमरे में घुस जाता है और बड़ी ही शांति से उसके सुनहरे बाल, जिस पर सोनल को बहुत ही ज्यादा घमंड था, वो काट देता है। सुबह जैसे ही सोनल उठती है और खुद को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सोनल की आवाज सुनकर सभी भागे भागे कमरे में जाते हैं। मेरे प्यारे बाल, मेरे सुनहरे बाल, ये कैसे हो गया? मेरे बाल किसने काटे? अरे ये क्या हुआ और कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता पापा, पता नहीं ये किसने किया। आज ही शादी है, अब अगर इस हालत में शादी के लिए ये गई तो लड़के वाले पक्का मना कर देंगे। तभी परी बोल पड़ती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने बालों को काटकर उनकी एक्सटेंशन बनाकर सोनल के बालों में लगा दूंगी, जिससे कम से कम वो शादी तो कर पाएगी। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और परी अपने बाल सोनल को दे देती है। वहीं आरव भी इस गलत फहमी में शादी कर लेता है कि उसकी शादी परी से हो रही है। फिर घर आकर जैसे ही सोनल अपना पल्लू उठाती है तो सोनल को देखकर आरव हैरान रह जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? और परी कहाँ पर है? आपकी शादी मुझसे हुई है तो मैं ही यहाँ होंगी ना, परी यहाँ क्यों रहेगी? लेकिन मेरी शादी तो परी से होने वाली थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सोनल आरव की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और उसे तब पता चलता है कि उसकी बहन ने केवल बालों का ही नहीं बल्कि अपने प्यार का भी बलिदान कर दिया है। ये सारी बातें जानकर सोनल को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो भागकर अपने घर वापस जाती है और अपने पिता को ये सारी बातें बताती है। इन सब बातों को सुनकर शिवराज को भी अपने किए पर पछतावा होता है। मेरी बेटी इतनी समझदार थी, ये मुझे पता ही नहीं। उसने अपनी बहन के लिए अपने बाल और अपना प्यार दोनों को बलिदान कर दिया। पापा, हमें परी और आरव की शादी करवानी ही होगी, क्योंकि अगर मैं आरव के साथ रही तो ना तो वो खुश रह पाएगा और ना ही मैं, और बेचारी परी वो तो जिंदगी भर अकेली रह जाएगी। इसके बाद सभी की सहमति से परी और आरव की शादी करा दी जाती है। अब वो दोनों ही नहीं बल्कि सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में दो परियां रहा करती थी। वो दोनों दिखने में बहुत सुंदर थी। उनमें से एक का नाम था नैना परी और दूसरी का नाम कनक परी था। वो दोनों बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। नैना परी कनक परी से बड़ी थी। वो बहुत दयालु स्वभाव की थी, जबकि कनक परी नैना परी से ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण कनक परी को खुद पर बहुत घमंड था। अब वो दोनों परियां बड़ी हो चुकी थी। साथ ही उन दोनों परियों को परीलोक की दुनिया में रहना पसंद नहीं था। वो दोनों वहाँ रह रहकर बोर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पृथ्वीलोक की दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों पृथ्वीलोक के लड़कों से ही शादी करेंगी। इसी तरह पृथ्वीलोक पर भी दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। बड़े भाई का नाम आलोक था। आलोक अपनी पढ़ाई कर एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था
और दूसरा भाई पूरब कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। एक दिन दोनों परियां परीलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आती हैं। तभी आलोक और पूरब भी दोनों जंगल की सैर कर रहे थे। उन दोनों को वो दोनों परियां पृथ्वी लोक पर आती हुई दिखाई देती है। दोनों परियां भी दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी पूरब आलोक से कहता है, आलोक भैया देखो, वो दोनों परियां कितनी सुंदर है। लगता है ये दोनों हमारी दुनिया घूमने के लिए आई हैं। भैया चलो परियों के पास चले, हम उन्हें पास से देखेंगे। हाँ पूरब, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि ये दोनों यहाँ घूमने के लिए ही आई हैं। आलोक पूरब की बात मानकर उन दोनों परियों के पास चले जाते हैं। लेकिन वो परियां जैसे ही दोनों भाइयों को देखती हैं और उन्हें देखते ही वो उन्हें अपना अपना दिल दे बैठती हैं। फिर दोनों भाई दोनों परियों को घुमाते फिराते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों परियां जब भी पृथ्वी लोक पर घूमने आती तो आलोक और पूरब से जरूर मिलती और दोनों मन ही मन सोचती है कि हम जब भी शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। फिर कुछ समय के बाद पूरब की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद पूरब एक अच्छी कंपनी में काम करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों परियां जब पृथ्वी लोक पर उनसे मिलने के लिए आती हैं, तो आलोक और पूरब दोनों परियों को प्रपोज करते हैं। नैना परी, तुम बहुत सुंदर हो, पर क्या तुम मुझ जैसे आम इंसान से शादी कर सकती हो? हाँ आलोक, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसी तरह पूरब भी कनक परी को प्रपोज करता है और कनक परी भी पूरब से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों परियां अपनी परी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ हम दोनों पृथ्वी लोक पर रहना चाहते हैं और हम दोनों शादी भी वहीं करना चाहते हैं। वहाँ पर दो लड़के हमें बहुत पसंद है और वो हमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भी उनसे शादी करना चाहते हैं। माँ हम इस परीलोक की दुनिया से बहुत बोर हो चुके हैं। अब से हमें पृथ्वी लोक की दुनिया में ही रहना है। परी माँ को दोनों परियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहती है, बेटी हम परियों के लिए ये परीलोक बना है और हमें इसी दुनिया में रहना है और तुम्हें इसी परीलोक में शादी भी करनी होगी। लेकिन परी माँ मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो बस पृथ्वी लोक की दुनिया में ही रहना है। अब आप हमें पृथ्वी लोक जाने की आज्ञा दे दो। मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती, लेकिन हमारे परीलोक का एक नियम है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ परीलोक में ही छोड़कर जानी होगी। वो दोनों परियां उन लड़कों के प्यार में इतनी पागल थीं कि दोनों अपनी जादुई शक्तियाँ छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। परी माँ हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम अपनी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों के इतना बोलते ही परी माँ उनकी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेती है और उन्हें पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे देती है। फिर दोनों परियां बिना शक्ति के ही पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और वहां आकर नैना परी आलोक के साथ और कनक परी पूरब के साथ शादी कर लेती है। शुरू में तो दोनों परियां एक साथ एक छत के नीचे बहुत अच्छे से रहती हैं। नैना परी कनक परी को अपनी छोटी बहन समझकर उससे बहुत प्यार करती है और कनक परी भी नैना परी से बहुत प्यार करती है। ऐसे ही अच्छे से दोनों के दिन बीत रहे थे। नैना परी रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी, लेकिन कनक परी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। इसलिए आलोक और पूरब नैना परी के हाथ का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। ये सब देखकर कनक परी को नैना परी से जलन होने लगी और वो नैना परी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाती। फिर भी नैना परी कनक परी को कुछ नहीं कहती
और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। ऐसे ही एक दिन कनक परी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाती है। फिर पूरब कमरे में जैसे ही जाता है तो वो कनक परी को बेहोश देखता है और जल्दी से फोन करके अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर कनक परी का चेकअप करती है और कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पिता बनने वाले हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, आप इन्हें खिला दीजिएगा, ये जल्दी ही होश में आ जाएंगी। क्या सच में डॉक्टर? सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? ये खबर सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। थोड़ी देर में कनक परी को भी होश आ जाता है। जब कनक परी को ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब नैना परी कनक परी की बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी कनक परी नैना परी को ताने दिया करती और नैना परी से बोलती, नैना, मैं तो माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में कहा, शायद तुम बाज हो बाज। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कभी भी कोई संतान नहीं होगी। नैना परी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, तूने मुझे हर खुशी दी है, बस अब मुझे भी एक बच्चा दे दो। नैना परी की प्रार्थना सुनकर ऊपर वाला उसे भी कुछ ही दिनों में माँ बनने का सौभाग्य देता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर नैना परी बहुत खुश होती है कि अब तो वो भी माँ बनने वाली है और घर वाले भी सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके घर में दो खुशियाँ आने वाली होती हैं। लेकिन कनक परी जब ये बात सुनती है तो उसे नैना परी से जलन होने लगती है और वो नैना परी के बच्चे को मारने की हरदम कोशिश करती रहती है। लेकिन नैना परी हमेशा से अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। इस वजह से कनक परी हर बार असफल हो जाती। सब करते कराते और झगड़ते ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने वाली होती हैं। तभी कनक परी नैना परी को गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और वो दोनों जैसे ही बाहर जाने लगती हैं कि तभी नैना परी कहती है, कनक परी, मैं अपनी पहले की रिपोर्ट लाना भूल गई हूँ, तुम चलो, मैं रिपोर्ट लेकर अभी आती हूँ। कनक परी ये भूल जाती है कि उसने सीढ़ियों पर नैना परी के लिए तेल गिराया था। कनक परी जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगती है तो कनक परी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर नैना परी कनक परी को उठाकर कमरे में लेकर जाती है। फिर वो आलोक और पूरब को फोन करके बुलाती है, जिसके बाद सभी हॉस्पिटल जाते हैं और कनक परी को एडमिट कर देते हैं। लेकिन इधर नैना परी को भी पेन होने लगता है तो उसे भी एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिंड्रेला परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर आलोक और पूरब दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी पूरब डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, कनक कैसी है और उसे क्या हुआ है? सॉरी पूरब, कनक परी तो सही है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये खबर सुनकर पूरब दुखी हो जाता है और ये बात नैना परी भी सुन लेती है और वो पूरब को बुलाकर उससे कहती है, तुम उदास मत हो पूरब, मुझे 2 बेटियां हुई हैं, तुम इनमें से एक कनक परी को दे दो और हाँ, तुम उसके बच्चे के मरने की बात उसे मत बताना। ये लो पूरब, मेरी इस बच्ची को तुम कनक परी को दे दो। पूरब, नैना बिल्कुल सही कह रही है, तुम इस बच्ची को कनक परी को दे दो। पूरब नैना परी की इस दया से बहुत खुश होता है और नैना परी से कहता है, नैना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो और आप दोनों तो मेरे लिए ऊपर वाले का रूप हो। फिर पूरब दोनों बच्चियों में से एक बच्ची को कनक परी के पास ले जाकर सुला देता है और उससे कहता है, कनक परी, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है जो बहुत प्यारी है।
कनक परी भी इतना सुनते ही बहुत खुश होती है। कुछ समय के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। फिर एक दिन कनक परी की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, पर घर पर कोई भी नहीं होता। तभी नैना परी कनक परी के पास आती है और कहती है, अरे कनक परी, तुम्हारी बेटी को तो बहुत तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नैना परी की बात सुनकर कनक परी गुस्से में कहती है, तुम चुप रहो नैना परी, मेरी बेटी को जरूर तुम्हारी ही नजर लगी होगी। कनक परी नैना परी को उल्टा सीधा सुनाकर अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद आलोक और पूरब घर आते हैं, तो नैना परी को रोता हुआ देखकर उससे पूछते हैं, अरे नैना, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? फिर नैना परी आलोक को सारी बात बताती है और पूरब ये सब सुनकर कनक परी से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर कनक परी जब वापस घर आती है तो पूरब कनक परी को बहुत सुनाता है। कनक परी, आज जो तुमने किया वो बहुत गलत था। तुम्हें नैना परी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पूरब, मैं नैना के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत बुरी है, वो तो मेरी बच्ची को मारना चाहती है। कनक परी, ये तुम गलत बात कह रही हो। नैना परी तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता भी है कि ये बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि नैना परी की है। वो अपनी ही बच्ची को क्यों मारना चाहेगी? कनक परी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने व्यवहार पर बहुत पछताती है कि उसने नैना परी को हमेशा गलत समझा। फिर कनक परी नैना परी के पास जाती है और उससे कहती है, सॉरी नैना परी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत गलत किया, लेकिन तुम दिल की कितनी अच्छी हो, तुम तो देवी का रूप हो, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कनक परी, ऐसा मत कहो, मैंने तो हमेशा सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया था। इस तरह नैना परी कनक परी को माफ कर देती है और फिर सभी लोग एक साथ एक ही छत के नीचे हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।